क्लास 11th का मैथ जो है आज इंशाल्लाह हम इसके एमसीक्यू जो वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एमसीक्यूज़ यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैं टू द पॉइंट जो पेपर के मुताबिक है मैं वो ही लिखूँगा। तो इसमें क्योंकि आपका कुछ एमसीक्यूज़ ना मेंशन है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप टॉपिक से रिलेटेड जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे ना, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो नेशनल बुक फाउंडेशन के हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना पड़ेगा। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके आपके पास 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं, एक पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं हम। जैसे z इज़ इक्वल टू ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस अयोटा y फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप नंबर में लिखेंगे, तो z इज़ इक्वल टू 3 प्लस आपके पास जैसे 2 अयोटा, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अच्छा, सेम एज़ इट इज़ अगर आपके पास 3 लिखा हुआ है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ मैं 0 अयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह आपके पास अगर इज़ इक्वल टू 3 अयोटा है, तो आपके पास इसमें आप जो रियल है वो आप 0 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज़ पेपर में आता है कि एवरी रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कोई भी रियल नंबर आप लें ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि अगर आपके पास एक रियल नंबर है 3, तो इसके साथ आप दूसरा क्या ऐड कर सकते हैं, 0 अयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हर रियल नंबर जो होता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक जो हमारा टू द पॉइंट है, वो हमारा पोलर जो कोऑर्डिनेट्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें से हमारा एक एमसीक्यू जो होगा, वो पेपर के अंदर लाज़मन होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझना हम, ठीक है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड जितने भी होंगे टॉपिक हमने वो समझने। जैसे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास यहाँ पे इसको रियल एक्सिस कहते हैं और इसको आप इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है पी एक्स वाई, तो ये आपके पास यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे कितना आपके पास थीटा एंगल बना रहा है। तो अब आपके पास ये रियल एक्सिस होता है ये। अगर आप इसको एक्स को रिप्लेस कर दें आर के अंदर और वाई को रिप्लेस कर दें थीटा के अंदर, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में। यानी पोलर फॉर्म में एक्स को आर में रिप्लेस कर देते हैं, और जो हमारे पास थीटा होता है, एक्स वाई होता है, उसको थीटा में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली जो पोलर फॉर्म बनती है वो z इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, आर होता है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसमें आर क्या होता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, उसकी लेंथ जो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसी को आर हम बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके रियल का स्केयर कर लेंगे हम, प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास आर होगा। अच्छा, अब थीटा आपने याद रखना है। थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़ है, थीटा आपके पास है आर्गुमेंट z, इसको बोलते हैं z का आर्गुमेंट। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इन दो को समझना है। जो आपके पास आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ये थीटा की वैल्यू होती है, और ये थीटा जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है आपके पास। अच्छा, ये आर्गुमेंट जो होता है वो स्मॉल, ये आर्गुमेंट एक स्मॉल होगा। एक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा कैपिटल आर और जेड। इसको भी हम, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे। अब आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता होना चाहिए, ये नहीं, ये तो थीटा की वैल्यू है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल माइनस पाई होती है, और लेस इक्वल पाई होती है, किसकी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम यूज किया करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू यूज नहीं किया करेंगे, आपने ये भी याद रखना है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें आपको ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, और उसके बाद आपके पास जो है वो आपको नेक्स्ट जो है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। इसी तरह अगर मेरे पास एक z कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ √3, ये देखिए √3 आ गया, और प्लस एयोटा, इसका मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालूंगा वो हमने कैसे निकालना है, थीटा इज इक्वल टू टेन, ठीक है, टेन इनवर्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, y/x। अब y/x क्या चीज़ होती है,
आपके पास टेन इनवर्स वाई की वैल्यू, ये रियल के साथ जो इसके कोफिशिएंट होगा 1 आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास √3 आ गया। अब आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। टेन इनवर्स आपके पास 1/3 जो होता है वो कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है 30 के ऊपर। अब 30 के ऊपर होती है, 30 को आप रेडियन में चेंज कर लेंगे पाई बाई इस तरह आई थिंक जब चेंज करेंगे 30 इज इक्वल टू, यानी 30 डिग्री आएगा ना, उसको आपने रेडियन में चेंज करना है। यानी 1/√3 वैल्यू उसकी होती है पाई/6 के ऊपर, ठीक। तो ये पाई/, आपका 6 आ गया। अब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। अभी आपने चेक करना है क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं है? हमने ये देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे आपके पास यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स 4 क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसी तरह सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए एक्स, ये एक्स होता है आपके पास और ये वाई है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव इधर होता है, वाई पॉजिटिव इधर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। तो प्रिंसिपल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा आपका। अच्छा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर थीटा, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो आपके पास होगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस ये वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये कहता हूँ कि मेरे पास z इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये आ जाता है -√3 और प्लस आयोटा आ जाता है। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स, ये होता माड में ही आपका, ठीक है। माड में y/x हो जाएगा। तो माड का मतलब होता है वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3 आएगा आपका। अब जब आपके पास यहाँ पे 1/√3 आएगा, अगेन आप उसको जो दूसरी साइड है उस साइड पे लेके जाएंगे, फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे आपके पास कितनी आती है, ठीक है। अब जब हम दूसरी साइड पे इसको लेके जाते हैं तो उसमें हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 आए, ये टेन इनवर्स लगा लेना, ये फिर आएगा पाई/6। अब चेक करना है कि ये जो एंगल है आपका, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं है। कहाँ से चेक करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव इधर होता है, वाई पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपका जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? पाई में से आपने माइनस करना है ये जो वैल्यू आई हुआ करेगी ये वाली। तो पाई/6, इसका एलसीएम लेंगे 6, तो ये 6 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा आपके पास 5 पाई/6। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा बा। इसी तरह अगर मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है -√3 और प्लस माइनस आ जाता है फॉर एग्जांपल अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू फिर वही आ जाएगा टेन इनवर्स y/x, y-1 और x आपके पास -3 आ गया। तो इसका आंसर इज इक्वल टू फिर पॉजिटिव आ जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पे कितने पे आ गया? पाई/6 पे वैल्यू आ गई। अब आपने देखना है क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है या नहीं है। अब आप देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। एक्स नेगेटिव इधर होता है, वाई नेगेटिव इधर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर आपने कैसे निकालना है? थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा करेंगे आप। अब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालूंगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई की जगह इट इज, और थीटा मेरे पास ये जो वैल्यू हुआ करेगी ये आएगी, यानी पाई/6। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास जो आंसर आएगा उसका वो मैं देखूंगा क्या आता है। तो अब आंसर इसका कितना आ जाएगा? माइनस थीटा इज इक्वल टू -5 पाई/6। क्यों हम ये कर रहे हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल माइनस पाई होती है, लेस इक्वल जो है वो पाई, इसके दरमियान में लाई करती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू। तो याद रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या ज़्यादा जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं ये निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लाई करेगा, ये जो आंसर आया हुआ करेगा उसके साथ आप माइनस लगा लेंगे, बस इसमें ये चेंजिंग करनी है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंसेप्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपको जो है ये आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होगा, या तो इससे रिलेटेड होगा, या आपके पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपको उसने दिया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म में, उसको लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो लीनियर फॉर्म में अगर तो दो वैल्यूज होती हैं तो आप इसको
लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा लें अयोटा और ए का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे अयोटा नहीं था, अयोटा स्क्वायर लगा लिया तो ये माइनस इधर कर दिया। अब ये आ जाएगा जेड प्लस अयोटा ए और z माइनस अयोटा ए। अब ये लीनियर यानी वन पावर में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो तो ऐसे करते हैं। अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो तीन वैल्यूज के अंदर है, तो उसको हल करने के लिए या तो हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी है वो क्यूब में आएगा, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ी है, या क्यूब का फार्मूला हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके अंदर इसको सॉल्व करना पड़ा है। तो मेन टू द पॉइंट जो एमसीक्यूज आएगा आपका, वो आपका एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर, कम्प्लेक्स नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लीनियर फैक्टर के अंदर। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो कुछ मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, आपको इसकी बात समझ आ जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रियल का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो मीन मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड हैज़ वैल्यू, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू ये देखें, आर्गूमेंट जेड ग्रेटर इक्वल माइनस पाई लेस इक्वल पाई। तो मेरा जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे वो ये आ जाएगा नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं, द लीनियर फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए ये क्लियर हो गया। थर्ड मैंने लिया द लीनियर फैक्टराइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने आपको सिखा दिया। ये आपका ये वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मजीद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखें नेक्स्ट क्या आ गया, z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो आप इसको, अभी मैंने आपको बताया इसको कैसे चेक करना है, हमारे पास वो सोल्यूशन बता दिए कैसे लेना है, ये आ जाएगा। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो होता है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर मस्ट होता है, तो इसमें कम्प्लेक्स नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद if complex number z is equal to a plus iota b has polar coordinates, ठीक है, हैज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, देन जेड बार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे जेड बार जो होता है ना, वो जब हम लेते हैं तो हम सिर्फ ये जो आर होता है ना इसका हमने साइन चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो उसकी हमारे पास जो उसका जो जेड बार आता है कॉन्जुगेट, वो आपने आर का जो साइन होता है उसको हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अच्छा, कोई भी जेड कम्प्लेक्स नंबर जब पोलर फॉर्म में होता है, कास थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं सी आई एस, सीज पढ़ते हैं, इस फॉर्म में हम कम्प्लेक्स नंबर को, पोलर फॉर्म होती है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद कास थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा को ई की पावर एयोटा थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं। अब जब ई की पावर एयोटा थीटा फॉर्म में लिखते हैं, इसको आइलर जो है फार्मूला हम बोलते हैं, ये हमारे पास आइलर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे चंद मैंने आपको एग्जांपल दे दी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको लीनियर फैक्टराइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए। और दूसरा आपको जो है वो पोलर फॉर्म से रिलेटेड कम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होती है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड कैसे करते हैं, और आपके पास उस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका इस टाइप के जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके आ जाएंगे, जो है वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, ठीक। जी बेटा, अभी हम चेक करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर टू द पॉइंट जो हमारे एमसीक्यूज आएंगे किस टाइप के आएंगे, इसमें से मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर आपको जो है वो टू द पॉइंट जो एमसीक्यूज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है टॉपिक के मुताबिक, वो ये है कि आपके पास ये जो हमने ना कुछ चीज़ें बेसिक समझनी है, उससे हमें क्लियर होगा किस टाइप का एमसीक्यूज हमारा आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है वही पेपर के अंदर आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x1 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे आ जाता है 3। इसी तरह आ जाता है x1 प्लस आपके पास आ जाता है 2x2 प्लस आ जाता है 5x3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह मैं तीसरी को इक्वेशन लिख लेता हूँ, x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3।
तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। जब x की पावर 1 1 है, इसको लीनियर इक्वेशन हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी, ये तीसरी लीनियर इक्वेशन होगी। इन 3 लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वल के बाद यहाँ पे एट लीस्ट कम अज कम एक भी नॉन जीरो है, मतलब अगर मैं दोनों जीरो कर दूं, ये नॉन जीरो होता है, एक भी नॉन जीरो हो, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे हम क्या? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, नॉन होमोजीनियस होगा ये, तो होमोजीनियस कब होगा? होमोजीनियस तब होंगे जब आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। मतलब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी, उसको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और जब आपके पास एक एक भी वैल्यू नॉन जीरो है, उसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। एक आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज में, वो पेपर में जरूर होता है आपका। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है? अब इन इक्वेशन, ये जो हमारे पास थ्री इक्वेशन होती है, इनको सॉल्व करते हैं। अगर नॉन होमोजीनियस है ना, तो हमने चार मेथड पढ़े हुए सॉल्व करने के। कौन कौन सा? इन्वर्शन मेथड पढ़ा, क्रैमर रूल पढ़ा, गॉस जॉर्डन एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैं इसको लिखता हूँ ए। अब ए इसमें क्या आ जाएगा मेरा? 2 1 1, ये 2 1 एंड 1। अच्छा, इसी तरह 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 1। ये होता है ए। अब उसके बाद एक मैट्रिक्स होता है ए बी। अब ए बी यहाँ पे मैट्रिक्स का होता है, यानी यही ए वाला हम सारा लिखेंगे। जितना भी ए वाला मैट्रिक्स है वो सारा हमने यहाँ पे क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, और इक्वल के जो आगे वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को भी हम जब यहाँ पे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे ए बी, यानी अगमेंटेड मैट्रिक्स आपका। अभी इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को समझ के हमने जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व हमने करना होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, उसको हम समझते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए चार मेथड होते हैं: क्रैमर रूल, इन्वर्शन मेथड, गॉस जॉर्डन एंड गॉस एलिमिनेशन। अच्छा, गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन जो मेथड होता है, उसको छोड़ के बाकी दो हैं, क्रैमर रूल और आपके पास दूसरा आ जाता है जो है इन्वर्शन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आपने पेपर के अंदर भी वही यूज करना होता है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो है, फिर हम गॉस जॉर्डन, सॉरी, हम क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड जो है वो लगा सकते हैं। अगर ये इक्वल जीरो हो जाता है, तो फिर हम वो दोनों मेथड जो होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के चार मेथड मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने ये समझना है, सबसे पहली चीज, जो रैंक होता है मैट्रिक्स का, क्या होता है? ठीक है, अब मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जब हम रैंक फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे वन बनाते हैं, इसको जीरो जीरो बनाते हैं, फिर यहाँ पे वन बनाते हैं, इसको जीरो, फिर यहाँ पे वन, यानी इसको एशिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर एशिलॉन फॉर्म में चेंज करते करते ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो इस टाइप का बन जाए, 2 3 1 और 1 2 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0 0 0। तो अगर मेरे कोई भी एक रो सारी जीरो जीरो होती है, तो वो हमने निकाल देनी होती है। बाकी जितनी रोज बचती हैं, वो उसका रैंक होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का रैंक मेरे पास कितना आ गया? इसका रैंक आ जाएगा मेरे पास जो है वो 2 रैंक आ जाएगा। अभी यहाँ पे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 3 है। जितनी रोज होती है ना, उस रोज में कम से कम एक भी नॉन जीरो होगा ना, तो वो उसका रैंक हो ने हम काउंट करेंगे। जैसे इसका रैंक क्या है? आपके पास 3 है, इसका रैंक कितना हो गया? 2 है। तो ये हम इसको बोलते हैं, इसका रैंक है। अगर किसी मैट्रिक्स ए का जो रैंक होता है, वो आपके पास क्या हो जाए? रैंक, अगर मैट्रिक्स का रैंक, यानी आपके पास रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स होता है, वो अगर इक्वल आ जाता है किसके? रैंक, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के। अगर ए का रैंक और ए बी दोनों मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो इक्वल आ जाता है, फिर हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसका जो सोल्यूशन होगा ना, वो होगा कंसिस्टेंट। गौर से मेरी बात को सुनना है, तभी आपको जो है ना इसके एमसीक्यू जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और फिर मैट्रिक्स आपके पास ए बी है, अगर उन दोनों का जो रैंक होता है वो आपस में सेम आ जाता है, तो उस वक्त इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या होता है? x1 x2 x, यानी वेरिएबल की वैल्यूज जो होती हैं, उसका जो सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट से क्या मुराद होती है? कंसिस्टेंट से ये मुराद होती है कि उस सिस्टम का या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी एक ही सोल्यूशन होगा,
या दूसरा क्या हो सकता है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, या बेशुमार जो है वो सोल्यूशन आएंगे। ठीक हो गया। दोबारा सुन ले मेरी बात कि अगर हमने थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ली है, उसमें ए लिखा और ए बी लिखा, और इसका हमने रैंक फाइंड किया, अगर इसका रैंक और इसका रैंक दोनों आपस में इक्वल आएंगे तो फिर इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट से क्या मुराद है, या तो एक सोल्यूशन आएगा या बेशुमार जो है वो सोल्यूशन होंगे, कम से कम एक होना चाहिए या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर ये आ जाता है कि आपके पास जो रैंक है, रैंक ऑफ ए जो होता है वो नॉट इक्वल आता है रैंक ऑफ किसके, रैंक ऑफ ए बी के, अगर ये इक्वल आपस में नहीं होता तो उस वक्त जो सोल्यूशन होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट उसको बोलेंगे हम, ये चीजें याद रखेंगे। तो इस टाइप का एक एमसीक्यूज पेपर के अंदर मस्ट होगा आपके पास। अब इनकंसिस्टेंट से क्या मुराद है, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, उस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, उसको हम इनकंसिस्टेंट क्या हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ये भी आई थिंक आपको बात क्लियर होगी होगी। तो अगर आपके पास इक्वल होता है तो ये बता दिया, अगर इक्वल नहीं होता तो ये बता दिया। अब तीसरी चीज है, अगर आपके पास रैंक जो होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ रैंक ए बी के, और वो जो होता है वो आपके पास इक्वल आता है नंबर्स ऑफ अननोन्स, नंबर्स ऑफ अननोन, ये भी आपने जो है वो याद रखने। अच्छा, अगर ये कंडीशन होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ ए बी इक्वल नंबर ऑफ अननोन, अननोन यानी x1 x2 इसकी जो वैल्यू होती है, उस वक्त जो सिस्टम का सोल्यूशन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास कंसिस्टेंट। तो उस वक्त सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। सी1 कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से मुराद बता दी ऑलरेडी आपको, यूनिक सोल्यूशन या इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा आपके पास, ये कंडीशन भी आपके पास आ गई। अच्छा, अगर आपके पास जो रैंक होता है ए बी का, अगर रैंक जो होगा ए बी का वो लेस आ जाता है नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से। ठीक है, ये अननोन आपको बता दिया जो आपके पास x1 और y1 की वैल्यू आती है, उस वक्त जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, उसका एक सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये आपने चीज़ें जो है इनफिनाइट सोल्यूशन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी थी। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप इसका जो है वो नहीं कर पाएंगे। एक रैंक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, एक आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसका सोल्यूशन जो होता है वो आपको, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जब आपको ये कंसेप्ट आ जाएगा तो एक एमसीक्यू इसका तो पेपर के अंदर मस्ट होगा आपका। उसके बाद रैंक से पता होना चाहिए और रो कॉलम ऑपरेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किए, चंद मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपके लिए सॉल्व किया है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अब देखें ये दूसरी रो में सारे जीरो जीरो है, तो इसका मतलब ये रो निकाल देंगे, बाकी कितनी रो बची 1 एंड 2, तो इसका रैंक कितना आ गया आपके पास, इसका रैंक आ गया आपके पास 2। अब आ जाते हैं अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज जिसका एक ही सोल्यूशन होता है और इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, एक सोल्यूशन हो या इनफिनाइट मेनी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट बोलते हैं। उस वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहलाता है। अगर आपके पास रैंक जो मैट्रिक्स एक है इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ ए बी, देन सिस्टम इज क्या कहलाता है, ये भी देखें, रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ ए बी, तो फिर भी सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट ही कहलाता है। ठीक है, यही चीज़ें इसलिए मैंने आपको समझाई थी, ये थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इफ रैंक ए इक्वल रैंक ए बी, अगर रैंक ए जो होता है इक्वल हो जाता है रैंक ए बी के इक्वल हो जाता है, देन सिस्टम हैज़ आपके पास क्या आएगा, हमारा यूनिक सोल्यूशन है। अगर रैंक ए बी नॉट इक्वल होता है, देखिए अगर आपके पास रैंक ए बी नॉट इक्वल है रैंक ए बी के, तो फिर हमारे पास देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा यानी नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट से मुराद होगा नो सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी आ जाता है,
एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी अननोन, देन सिस्टम हैज, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका, यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा इसका। तो ये यूनिक सोल्यूशन पे हम आ जाएंगे। ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी होती हैं। इफ़ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन सिस्टम ऑफ, यानी ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। यानी ये देखें, रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स, तीनों चीज़ें अगर आपके पास इक्वल होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, अगर ये रैंक ऑफ ए लेस हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो लेस हो तो फिर इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, इसका ये नहीं आएगा, ये इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन का ऑप्शन आएगा। अच्छा, ये कंडीशन होगी तो आपके पास ये यूनिक सोल्यूशन में आपका ये बन जाएगा, तो ये यूनिक सोल्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर चलते हैं आप, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है? जब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। आप ए लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ, कंसिस्टेंट कब होता है? अभी तो हमने पढ़ा, कंसिस्टेंट होता है जब रैंक ए इक्वल रैंक ए बी हो, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट का ऑप्शन होता है। तो ये आपको इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ये। और नेक्स्ट मैं जाता हूँ इसी पेज के ऊपर, चैप्टर 2 के अंदर जो बाकी मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा। अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफिनाइट मेनी कहता है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैविंग इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो कैन बी सॉल्व, देखें वो आप किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम, क्योंकि नॉन होमोजीनियस के लिए कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 3 एंड ए मॉड इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। ये एमसीक्यूज आपने खुद सॉल्व करना है, ये एमसीक्यूज आपने खुद सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे आपने कमेंट्स में सॉल्व करके बताना है कि इनके ऑप्शन क्या आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी ये दो, इनको भी मैं सॉल्व करूंगा, दो दो चैप्टर करके आपको सॉल्व करवाऊंगा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।